नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन कौशिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पावर माइंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हर बार की तरह इंग्लिश को सीखने के लिए एक एडिटोरियल का सेक्शन, जिसमें वोकैबुलरी मैच द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन और उसके बाद में काफी अच्छा सेक्शन रीडिंग का, कुछ सेक्शन आपको ग्रामर का पता चलता जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है ऑप्टिकल रिलीफ और लास्ट में वर्ड है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई की दर को। महंगाई की दर को यानी कि आज हम बात करेंगे। चलिए मुद्रास्फीति पर आज अब बात करेंगे। अगला पहला वर्ड है हमारे पास में, सबसे पहले है रेस्पाइट। रेस्पाइट एक वर्ड है नाउन का। नाउन मतलब किसी भी चीज में थोड़ा फुर्सत मिलना, थोड़ा सुकून मिलना, किसी चीज के असर को थोड़ा सा कम कर देना, थोड़ा रिलीफ मिलना, यानी एक शॉर्ट पीरियड आराम का, लेकिन एक लंबे अनप्लीजेंट समय के बाद में। एक लंबा समय आपने काफी परेशानी में, मुसीबत में निकाला है, उसके बाद में थोड़ा सा रिलीफ मिला, तो पहला वर्ड बना आपके सामने रेस्पाइट। अगला वर्ड है एस। एस ऑफ डूइंग बिजनेस। ये वर्ड आपने काफी बार सुना होगा। एस ऑफ डूइंग बिजनेस यानी बिजनेस करने के लिए लोगों को कुछ राहत पहुंचाना, कुछ ऐसा हिस्सा देना ताकि वो खुद आराम से रोजगार को बढ़ा सके, अपने काम को बढ़ा सके। तो इसको कहते हैं राहत महसूस करना किसी चीज से, किसी चीज का असर धीरे धीरे कम होना और आप कंफर्टेबल वे में आ जाएं। थ्रेशोल्ड होता है किसी भी चीज की दहलीज। दहलीज यानी शुरुआत, यानी एंट्रेंस कह सकते हैं, या थ्रेशोल्ड कहते हैं किसी भी चीज का शुरुआती दौर। शुरुआती दौर आप इसमें यूज कर सकते हैं। अगला वर्ड आता है आपके पास में इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन एक संज्ञा है, ION पर अंत होता है इसका। इन्फ्लेशन का अर्थ होता है मुद्रास्फीति, यानी कि महंगाई में बढ़त होना। अक्सर आपने देखा होगा हर साल बजट सत्र आता है। बजट सत्र आता है तो एक्सपेक्टेड रेशियो बताया जाता है कि हम इस स्थिति तक कार्य कर सकते हैं और ये इस साल का महंगाई दर रहेगा। लेकिन कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि जो सोचा जाता है और जो सच्चाई में मिलता है दोनों में अलग है। यानी कि कहने को अगर सरकार कहती है कि इस साल महंगाई जो दर है 5.6% रहेगी, और वो अंत तक देखा जाता है कि कई बार उछाल मार कर वो 6.5 या 7% तक पहुंच जाती है। एस्केलेट होता है किसी चीज का बढ़ना। एस्केलेट एक बहुत अच्छा वर्ड है, काफी बार यूज होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि दो देशों के बीच का विवाद एस्केलेशन हो गया, एस्केलेट हो गया। एस्केलेट यानी कि वो मुद्दा नॉर्मल था, नॉर्मल से एकदम से बढ़ता चला गया, आपस का विवाद एकदम से बढ़ता चला गया। स्ट्रीक एक वर्ड है। स्ट्रीक जिसे हम संज्ञा कहते हैं, बीच में एक पतली सी लाइन, रेखा, धारी या एक ऐसा निशान जिसे हम अंदाजा लेते हैं कि ये एक लेवल का मार्क है, तो उसे हम स्ट्रीक कहते हैं। स्ट्रीक के बाद अगला वर्ड आता है सेंग्विन। सेंग्विन के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है आशावादी, एक अर्थ होता है आशावादी, जिसके अंदर हम ऑप्टिमिस्ट रहते हैं। ऑप्टिमिस्ट रहते हैं कि नहीं, आगे आने वाला समय और अच्छा होने की उम्मीद है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेंग्विन। सेंग्विन का मतलब होता है आशावादी, पॉजिटिव रहना हमेशा। सेंग्विन बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखिए। अगला वर्ड है प्रिडिक्टेड। प्री का अर्थ होता है पहले से ही, और डिक्ट का मतलब होता है बोल देना। ये एक रूट वर्ड है दोस्तों, रूट वर्ड है जिसके अंदर अब आप अगर वर्ड यूज करते हैं प्रिडिक्शन या प्रिडिक्ट करना, तो प्री का अर्थ होता है किसी चीज के बारे में पहले से ही। डिक्ट मतलब डिक्टेशन, बोलना। ये हमने रील्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स पढ़ाए हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, इसे हम फॉरटेल भी कहते हैं, सूदसायर भी कहते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड हम यूज करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में अक्सर भविष्यवाणी देखी जाती, तो माहौल देखकर अक्सर बजट सत्र के अंदर दी गई रियायतें उम्मीद करती हैं कि आने वाले साल में महंगाई की दर क्या रहेगी। बार से बारिंग बना है, बार से बैरिंग बना है। बार होता है किसी चीज पर रोक लगाना। जैसे एक वर्ड आपने सुना होगा एम्बार्गो। एम्बार्गो का मतलब होता है रोक, रुकावट, या किसी चीज के लिए ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना, मुसीबतें क्रिएट कर देना। ऐसे ही यहां पर किसी क्रिया पर कानूनन रोक लगा देना, मनाही कर देना, बैरिंग वर्ड बनता है। याद रखिएगा, बैर वर्ड होता है रोक लगाना, और इससे पहले अगर हम लिख देते हैं एम्बार्गो, तो एम्बार्गो EMBARGO, एम्बार्गो भी एक बहुत अच्छा वर्ड है जिसके अंदर मतलब लिया जाता है कहीं पर जाने से ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देना। अगला वर्ड बहुत अच्छा है हमारे पास स्परिंग का। स्परिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी काम को करने के लिए बाध्य कर देना, कंपल्शन कर देना, एनकरेज करना कि तुम्हें यह काम करना पड़ेगा। एनकरेज पॉजिटिव काम के लिए यूज होता है, इंस्टिगेट वर्ड होता है नेगेटिव काम करने के लिए। दोनों का हिंदी एक ही होता है, उकसाना।
दोनों का अर्थ क्या होता है? उकसाना। किसी व्यक्ति को अक्सर जब आप अच्छा काम करने के लिए बोलते हैं, दबाव देते हैं, तो आप क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं। बुरा काम करने के लिए कान भरते, नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, तुम्हें ये कहा वो कहा, तो वर्ड बना इंस्टिगेट। अगला वर्ड आता है स्पाइक। स्पाइक का मतलब होता है किसी भी चीज का नुकीला भाग, कटीला भाग। कांटे लगे होते हैं तो कांटों के अंदर स्पाइक्स होते हैं, कांटे, याद रखिएगा। अगला वर्ड है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन वर्ड आप देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन का अर्थ होता है किसी भी चीज की घटना, दुर्घटना, आपातकाल, या एक तरीके से जैसे कहते हैं ना, मौसम की खराबी के बाद आम जनता को उसके असर झेलने पड़ते हैं। तो प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बर्फ, बर्फबारी, तेज बरसात आदि की बढ़ने वाली मात्रा। मात्रा यानी कि क्वांटिटी, कितनी ज्यादा पड़ी, कितनी रेन आपने एक्सपेक्ट करी और कितनी ज्यादा हुई, जिससे फसल के रिजल्ट्स भारी पड़े। अगला वर्ड है प्रॉपिंग। प्रॉपिंग एक क्रिया है। प्रॉपिंग एक क्रिया है, इसका अर्थ होता है किसी को सहारा देना, किसी को सपोर्ट करना, व्यक्ति या वस्तु की टेक लगाकर उस पर रहना, सहारा देना। यानी कि जब भी कोई चीज किसी के अगेंस्ट, जैसे सीढ़ी होती है, खड़ी दीवार के अगेंस्ट खड़ी होती है सहारा लेकर, तो वर्ड बनता है आपके पास में प्रॉपिंग। प्रॉप करना, प्रॉप डांस आपने सुना होगा, सहारा लेकर जब किसी के साथ डांस किया जाता है तो। ऐसा ही अगला वर्ड है हमारे पास स्क्वीज। स्क्वीज भी एक वर्ब है। स्क्वीज होता है वर्ब, स्क्वीजिंग, किसी चीज को पकड़कर दबा देना। नींबू को अक्सर पकड़कर स्क्वीज किया जाता है, तब जाकर उसमें से रस निकलता है। तो किसी भी चीज को पकड़कर दबा देना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास खत्म। चलिए जी, शुरुआत करते हैं न्यूज की। दोस्तों, न्यूज में आज हम आपके साथ में डिस्कशन के अंदर क्या लेकर आएंगे? डिस्कशन में हम एनालिसिस की बात करेंगे। एनालिसिस का अर्थ होता है कि हम आपको पहले इसके बारे में कुछ बताएंगे। तो एनालिसिस की बात करें तो दोस्तों, हर साल सरकार एक लंबे अरसे से प्रयास करती जा रही है कि देश में महंगाई के दर को कंट्रोल किया जाए। लेकिन समस्या ये आती है कि महंगाई की जो दर होती है उसे कंट्रोल करने के लिए केवल सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि भाई आज से महंगाई नहीं बढ़ेगी, ये नहीं बढ़ेगी। पीछे से मौसम, आने वाली चीजें, रॉ मटेरियल, बढ़ते हुए तेल की कीमतें, और भी बहुत सारी चीजें, एक्सपेंसेस, जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे सरकार को मजबूरी के अंदर चीजों की कीमतों में इजाफा करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। उस रीजन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते। अब जैसे फसल की बात करते हैं, हर साल क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी बरसात ज्यादा पड़ जाती है या बरसात नहीं पड़ती तो सूखा, अकाल, जो डिजास्टर हो जाते हैं, उससे भी फसल बर्बाद हो जाती है, किसानों को नुकसान होता है। तो उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उन रिक्वायरमेंट्स को आधार लेकर जो अंदाजा लिया जाता है, उससे हर बार क्या होता है कि पैसे की या जो सप्लाई और डिमांड है ये अफेक्ट होती है। अफेक्ट होती है तो चीजों के रेट बढ़ते हैं और घटते हैं। ऐसा ही नहीं, दूसरे देशों के अंदर चलने वाले युद्ध से भी देश में अक्सर चीजों में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब जैसे यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो बहुत सारे कंट्रीज पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। हर देश दूसरों पर बंदिशें लगाने की कोशिश कर रहा है कि तुम रशिया का साथ दोगे तो तुम्हें ऐसा नुकसान देखने को मिलेगा, इसका साथ दोगे तो नुकसान मिलेगा। अब ऐसे में जब चीजें खरीदने और बेचने पे फिर से डिमांड सप्लाई इफेक्ट होगी, रेट्स बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, सरकार अंदाजा लेती है कि भाई ये ऐसी सिचुएशन चलेगी तो इस सिचुएशन पर हम ये कार्य कर सकते हैं। इसी के ऊपर ये एक आर्टिकल है जो पीछे आज तक के बजट सत्र में होने वाली जितनी भी बदलाव हुए हैं, जितनी भी डिमांड सप्लाई अफेक्ट हुई है, या सरकार की क्या एक्सपेक्टेशन थी और सच्चाई में क्या रिजल्ट्स मिले, इसके ऊपर बातचीत है। तो शुरू करते हैं बिना समय को खराब करते हुए। सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास, मैं आपको इसके बारे में ऊपर ऊपर से कुछ मीनिंग्स बताता जाऊंगा। अब सेंटेंस है फॉर मोस्ट हाउस होल्ड, ज्यादातर हाउस होल्ड के अंदर मॉडर्नाइजेशन ऑफ हेडलाइन इन्फ्लेशन, यानी कि जो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई महंगाई है ये बहुत ज्यादा भारी पड़ती है। इसका असर पड़ता है आम इंसान के जनजीवन पर, और कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों की गिरावटों से सुकून मिलता है। अब वर्ड आता है द पेस ऑफ प्राइस राइज। अब मैं आपको आज कीवर्ड निकाल के सिखाने की कोशिश करता हूं। कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको सीखने चाहिए, थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा। तो पहला वर्ड है द पेस ऑफ प्राइस राइज फेस्ड बाय इंडियंस। द पेस ऑफ राइस फेस्ड बाय इंडियन कंज्यूमर। एज्ड का मतलब होता है सुकून मिलना
बिलो द सेंट्रल बैंक्स अपर टॉलरेंस, यानी कि सेंट्रल बैंक की अपर टॉलरेंस क्या थी कि बैंक्स की अपर टॉलरेंस मतलब जितना वो बर्दाश्त कर सकते, एक लिमिट तक उन्होंने अपना क्या कर रखा था, एक सीमा बना रखी थी कि वो सीमा क्या थी कि भाई 6% तक ही महंगाई दर बढ़ेगी, 6% तक ही महंगाई दर का असर पड़ेगा मार्च में। अब क्या पॉइंट है, द 5.66 रिटेल इन्फ्लेशन, रिटेल का मतलब होता है खुरदरा, खुरदरा का मतलब होता है जो आम जनता तक, जो कंज्यूमर तक चीजें पहुंचती है उसको हम यूज करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो आम जनता तक जो इन्फ्लेशन महंगाई का फर्क देखा गया वो रिकॉर्ड किया गया मार्च 2021 में 5.66%, यानी लास्ट ईयर 2021 तक, जब तक कोई लड़ाई नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, तब तक महंगाई स्टेबल थी, कोई फर्क नहीं था। अब आता है अगला पॉइंट, दैट वाज फॉलोड बाय सस्टेन्ड स्पेल ऑफ हाई इन्फ्लेशन दैट एस्केलेटेड, यानी कि आपस में शुद्ध शुरू हुआ किसका, रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, अपने आप जो स्टेबल चीजें थी उनमें एस्केलेशन यानी कि चीजें बढ़नी शुरू हो गई। और ये कॉन्फ्लिक्ट कब शुरू हुआ था, फरवरी 2022 में, और पीक पर जब आप बात करें तो पिछले 8 सालों के अंदर अब तक की इन्फ्लेशन जो थी वो 7.8% तक पहुंच गई एकदम से। कब में, फरवरी अप्रैल 2000, फरवरी से अप्रैल के बीच में। अब आपको पता होगा महंगाई दर क्वार्टरली देखी जाती है, यानी 3-3 महीने के क्वार्टर्स बना दिए जाते हैं, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है कि कब महंगाई सबसे ऊंचे स्तर पर है, कब सबसे निचले स्तर पर है। तो यहां पर बात आती है इंक्लूडिंग लास्ट नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट दिसंबर और नवंबर दिसंबर की बात करें तो मार्च मार्क्स ओनली the third occasion in 15 months when inflation was within RBI mandated tolerance range of 2 to 6%। कहता है कि अगर 15 महीनों की बात करें तो केवल नवंबर और दिसंबर ही ऐसा हिस्सा था जहां पर रिकॉर्ड किया आरबीआई ने कि उनकी मैंडेटेड इन्फ्लेशन 2% से 6% तक, यानी महंगाई की दर जो होगी वो 2 से 6 के बीच में रहेगी न्यूनतम, और सबसे ज्यादा यानी उच्चतम 2 के बीच में रहेगी। द आरबीआई विच सेंड एन एक्सप्लेनेशन to the government on why the target was missed for 3 successive quarters। अब आरबीआई यहां पर अपना एक्सप्लेनेशन दे रही है कि क्यों ऐसा हुआ, कि उन्होंने जो पॉइंट्स भेजे थे, उन्होंने जो एक तरीके से टर्म भेजी थी कि इतने तक ही महंगाई बढ़ेगी, वहां पर सरकार मिस कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट मिस कर गई, आरबीआई का जो बैंक था वो उस तरीके की पॉइंट्स नहीं दे पाया कि एग्जैक्ट रेशियो बने। For the first time since the inflation targeting framework was introduced, hit a pause on interest rate this month after a स्ट्रीक ऑफ हाइक्स, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कि यहां पर इंटरेस्ट रेट भी क्या हुए, अफेक्ट हुए, यहां पर इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट हुए और सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस तरीके से इस इन्फ्लेशन को मेंटेन करके, चेक करके एग्जैक्ट इंटरेस्ट रेट्स को डिसाइड किया जाए कि किस तरीके से आने वाली हाइक्स हैं वो आपके इंपैक्ट ना करे और बैंकिंग प्रणाली या बाकी चीजें प्रॉपर चलती रहें। आगे बढ़ते हैं। इट इज नाउ एक्सपेक्ट या इट नाउ एक्सपेक्ट, अब एक्सपेक्टेशन है इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.2% इन 2023 to 24, लोअर देन द 5.3% इट प्रोजेक्टेड इन फरवरी। अब ये कोशिश की जा रही थी कि 2023 से 24 के सत्र के अंदर ये माना जा रहा था कि एवरेज 5.2% रहेगी, लेकिन ये उम्मीद से कम जा रही है। फरवरी 5.3% से देखा जा रहा है कि यहां पर अलग है। एज इट स्टैंड्स, अब हर साल जैसे एवरेज इन्फ्लेशन देखा जाता है तो यहां पे जनवरी और मार्च के बीच का टर्न देखा तो ये जा रहा है, कहां तक जा रहा है बच्चा, 6.21%। अब ये तो बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्शन से हमने सोचा था 5.9 और जा रहा है ये 6.2।
फॉर द फुल ईयर गॉन, पूरा साल चला गया, इन्फ्लेशन एवरेज 6.6% टू 6.5%। अब ये एक रेशियो माना जा रहा है कि अब ये सोचा जा रहा है कि कितना होना चाहिए। आरबीआई डिसाइड करता है कि किस तरीके से महंगाई दर रहेगी, लेकिन असर किस हिसाब से पड़ता है बाजार का, और बाजार के असर के बाद में किस तरीके से इन्फ्लेशन के आधार पर परसेंट हाइक्स बढ़ती हैं और घटती हैं, किस तरीके से सप्लाई आ रही है और आगे क्या देना है, किस तरीके से रेशियोज है, क्या डिमांड्स है, उन पर जो इफेक्ट पड़ता है उसे देखकर आरबीआई भी काफी घबराया हुआ नजर आ रहा है इस आर्टिकल के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं तो सेंट्रल बैंक की बात हो रही है एंड द गवर्नमेंट मे बी नाउ सैंग्विन, ऑप्टिमिस्टिक है इन्फ्लेशन को लेकर कि इन्फ्लेशन जो है वो रुकेगा, स्टे करेगा 6% से कम। अब पहली बार यहां पर ये हो रहा है काफी टाइम के बाद कि अब ये स्टेबल रहेगा, अब ज्यादा अप डाउन देखने को नहीं मिलेंगे। बट दैट इज नो स्मॉल मेजर। अब ऐसा तो इन्होंने सोचा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ड्यू टू द, कारण क्या है, स्टैटिकल अफेक्ट ऑफ हायर नंबर ऑफ प्रीवियस नंबर बेस। अब हर साल क्या होता है, प्रीवियस ईयर के बेस को ध्यान में रखते हुए हम परसेंटेज बनाते हैं कि इस साल ज्यादा से ज्यादा महंगाई इतना परसेंट अप होगी पिछले साल को देखकर, ठीक है ना। इन अप्रैल टू जून क्वार्टर, अब अप्रैल से जून की बात हो रही है लास्ट ईयर की, अब क्योंकि मार्च तो चला गया, अप्रैल आ गया, अब अप्रैल से जून सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट हो गया। तो आरबीआई एक्सपेक्ट इन्फ्लेशन टू एवरेज 5.1% अप फ्रॉम 5%। अब आरबीआई ये डिसाइड करती है कि 5% लास्ट टाइम था, इस बार 5.1% की महंगाई बढ़ेगी। ऐसी भविष्यवाणी की गई 2 महीने पहले। द सेम क्वार्टर हैड क्लॉक्ड अ मीन ऑफ इन्फ्लेशन। अब सेम ऐसा ही पहले किया गया था 2022 में, जो कि पहुंचा था कहां तक, 7.28% तक। यानी कि जो सोचा था पिछले सालों की चीजों को अंदाजा लेकर, प्रीवियस टाइम को अंदाजा लेकर कि इतनी महंगाई बढ़ेगी, लेकिन वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। वाइल द पेस ऑफ प्राइस राइज में स्लो, हालांकि कई चीजों की बढ़ती हुई कीमतों का जो प्राइस है वो हो सकता है कि उस तेजी से ना बढ़े, वो थोड़ा सा स्लो हो जाए, यानी प्राइस उतनी तेजी से ना बढ़े। Prices are still rising at a fairly significant clip, लेकिन हो सकता है और रेट फिर भी तेजी से चीजों के बढ़ते जा रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ प्राइस हाइक्स, यानी अब सबसे ऊंचाई से देखे, अफेक्टेड इन द पास्ट ईयर की बात करें तो चीजों के रेट ऑलरेडी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम आदमी तक इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। देयर इज नो मीडियम टर्म रिवर्सल लाइकली इन अमाउंट people shell out for most goods and services bearing seasonally triggered changes in items such as vegetable। अब अक्सर क्या होता है कि मौसम जैसे जैसे परिवर्तन करता है, मौसम में बदलाव आते हैं। अब मौसम बदलने से क्या होता है कि जो हर साल एक नॉर्मल है, कंडीशनल है कि भाई सब्जियों के रेट गिरेंगे ही गिरेंगे। अब सब्जियों के रेट गिरेंगे। अब उन बेसिक कंपोनेंट्स को यदि छोड़ दिया जाए, केवल सब्जियों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी चीजों पर आज भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और वो चीजें बढ़ती जा रही हैं। इनफैक्ट एक्सक्लूडिंग वेजिटेबल्स को हटा देते हैं, whose price have been falling year on year since November 2022। द इन्फ्लेशन फेस्ड बाय कंज्यूमर इन मार्च, यानी कि अगर महंगाई दर को देखा जाए मार्च के आधार पर, तो वो आज भी 6.6% है। वो भी किससे, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन फेल टू इट्स लोवेस्ट लेवल, वो भी तब जब इंपोर्ट करने वाली चीजों पे लोवेस्ट लेवल देखा जा रहा है। अब इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं दे सकता हूं। मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, मैंने आज से करीबन 6 साल पहले एक बाइक खरीदा। बाइक का कॉस्ट मुझे पड़ा कैश प्राइस पर 97,000 रुपीज समथिंग अमाउंट, 97,000 कुछ रुपए था, 200-300 रुपए था। अब क्या हुआ दोस्तों, महंगाई की 5 साल की रिवीजन देखी और मैंने सेम बाइक का रेट अब कल परसों में रेट चेक किया तो मैं हैरान था। आई वाज शॉक्ड कि 97,000 की जो बाइक मैंने 5 साल पहले खरीदी, आज उसका कॉस्ट 1,47,000 रुपए पड़ रहा है, यानी 1,47,000। यानी कि इन्फ्लेशन में
प्राइस जो था 5 साल पहले की अगर बात की जाए तो वो लगभग आपका 50% पहुंच गया। सेम ऐसे ही 6 साल पहले या 5 साल पहले कार परचेज की किसी ने जैसे एक नॉर्मल सी कार परचेज की जिस कार का प्राइस था 5.5 लाख रुपए। आज महंगाई की दर और सारे कच्चे माल या इस्पात की कीमतों को नोटिस करें तो नोटिस करते समय में हम नोटिस क्या करते हैं कि वही चीजें लगभग 7.5 लाख से 8 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब के प्राइसेस बहुत तेजी से रिवाइज हो रहे हैं। हालांकि ये चीजें जो है इन्फ्लेशन के अंदर आम आदमी की पॉकेट पर बहुत असर करती हैं। यही एक कारण है कि इन चीजों को बहुत तेजी से कंसीडर करना और हर सरकार के लिए इन चीजों को बैलेंस बनाकर रखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सिंस नवंबर 2019 2.8% था, which means the domestic factors are still spurring prices around 6%। यानी डोमेस्टिक चीजें फिर से तेजी से बढ़ती जा रही हैं। फ्रेश ग्लोबल शॉक यानी झटके मिल रहे हैं। किस चीज में मिल रहे हैं? ऑयल का प्राइस एकदम से बढ़ रहा है। अब अदर अननोन मे कॉज इंपोर्टेड इन्फ्लेशन टू स्पाइक अगेन। अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से तेल के रेट बढ़ा रहे हैं। हालांकि स्टेट टैक्स हो गए, सेंटर टैक्स हो गए, इन सबको मिलाकर तेल का प्राइस भारत में सबसे ज्यादा है पूरे विश्व के अंदर, लेकिन उसके प्राइस बहुत ज्यादा हाइक हो रहे हैं। अब ऐसे ही दालें, मसाले, दूध का प्राइस हो गया या वो चीजें हो गई जो आदमी दिन प्रतिदिन खाता है या फिर वो एक चिंता का विषय बन चुका है। क्रॉप यानी फसलों के जो नुकसान है, अलग अलग प्रकार की जैसे कि आपदा आ गई, आपदाओं से चीजें बढ़ रही हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि आम चीजों को मेंटेन कर पाना एक तरीके से चैलेंजिंग काम हो चुका है गवर्नमेंट के लिए। फूड प्राइसेस जो हैं वो कंटिन्यू है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। आम आदमी का जीवन जो है एकदम सफर कर रहा है, धीरे धीरे वो पिंच पिंच कर करके, जैसे होता ना जरा जरा सा बढ़ता जा रहा है, जरा जरा सा। अब ये देखिए 5 साल के अंदर सिलेंडर का प्राइस लगभग 1,000 रुपए हो गया, 1,000 रुपए से 1,100 रुपए हो गया। अब ये चीजें बढ़ती जा रही। पेट्रोल का प्राइस 109 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये चीजें इन्फ्लेशन का रिजल्ट है। इन्फ्लेशन यहां बढ़ेगा, आम आदमी की पॉकेट पर, डेली पर्सेस पर असर पड़ेगा। देयर इज नो रूम टू लेट गार्ड डाउन। ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसे रोका जा सके, कंट्रोल किया जा सके इन्फ्लेशन को। इवन प्रॉपिंग ग्रोथ इज द प्रायोरिटी। अब आगे बढ़ना भी जरूरी है। तो ऐसे में आप कितना भी कंजम्पशन को रोक लीजिए, स्क्वीज कर लीजिए, इज हार्डली गोइंग टू इंस्पायर इन्वेस्टमेंट। अब कितना भी रोक लीजिए, आपको बहुत कठिनाई मिलेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं, आज का टॉपिक इन्फ्लेशन का समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग का क्वेश्चन है। यहां पर कॉलम आपके सामने दो हैं, दो कॉलम हैं। दोनों कॉलम्स के आधार पर आप नोटिस कीजिए 3 स्टेटमेंट कॉलम ए में है, 3 स्टेटमेंट कॉलम बी के अंदर है। आपको दोनों स्टेटमेंट्स को जोड़ करके एग्जैक्ट रिजल्ट देने का प्रयास करना है कि कौन सा सही पेयर बनता है। तो जब आपको सही पेयर जानना होगा तो आप याद रखिएगा कि कौन सी स्टेटमेंट एक दूसरे से रेलेवेंसी पर आ रही है, उनको चेक करते चलिए, आपका आंसर मिल जाएगा। बैंकिंग के अंदर ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल प्ले करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बैंक के अंदर, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बच्चे के सामने कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहली स्टेटमेंट है, मैं रीड करता हूं, मैं आपके सामने 6 की 6 स्टेटमेंट रीड करता हूं। फार अवे फ्रॉम देयर विलेजेस, यहां पे देयर विलेजेस है, इन म्यांमार्स रैकिन स्टेट रोहिंग्याज रिफ्यूजीज। यानी आपको याद होगा रोहिंग्या रिफ्यूजीज आए थे भारत के अंदर, काफी ज्यादा समस्याएं क्रिएट की थी, बॉर्डर क्रॉस करके आए बिना परमिशन के। ठीक है जी। अब यहां पे इट्स नेबरिंग नेपाल, इंडिया हैज स्टेप्ड अप विजिल एट द नेपाल बॉर्डर। यानी कि इंडिया की वजह से नेपाल भी अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया अपने बॉर्डर पर। इन दोनों का आपस में कोई तालमेल नहीं बन रहा है। अब आता है पैसेंजर्स फ्लाइंग आउट फ्रॉम दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल हैव टू टेक ऑफ देयर फुटवियर बिफोर द क्या है, पहले पीछे का पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। चलिए, अरे ओके, बिफोर
द, बिफोर द के बाद यहाँ पे पॉइंट रुक जाता है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है, यहाँ पे कहता है कि पैसेंजर्स जितने भी हैं इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट के, उन्हें फुटवेयर बिफोर द के बाद रुक गया कि जूतों की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब इसको जोड़ते हैं क्या, हैव स्टार्टेड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम नेपाल। अब यहाँ पे नेपाल का कंसेप्ट है, यहाँ पे नेपाल का कंसेप्ट है, जबकि ये रोहिंग्याज की बात कर रहा है और यहाँ पे एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की बात हो रही है जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करेंगे। तो इन दोनों का आपस में कोई कंसेप्ट नजर नहीं आ रहा है, ना ही अभी रोहिंग्या वालों का इनसे कंसेप्ट नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। पॉलिटिकल पार्टीज आर यूजिंग कोर्ट्स, यानी पॉलिटिकल पार्टीज कोर्ट्स का प्रयोग कर रही हैं एज प्लेटफॉर्म टू वेज पॉलिटिकल बैटल, ताकि रिजल्ट क्रिएट किए जा सके पॉलिटिकल बैटल के लिए, यानी कि जितनी भी पॉलिटिकल बैटल्स हैं, लड़ाइयां हैं, उनको पूरा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहाँ पे क्वेश्चन की गलत टाइपिंग होने की वजह से कोई पेयर एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट एग्जैक्ट कॉपी हो गई है। यहाँ पर आपस में आप नोटिस कर सकते हैं सेम स्टेटमेंट होने की वजह से गिवन क्वेश्चन ही गलत है, आपस में कोई पेयर नहीं बन पा रहा है। तो आज का ये क्वेश्चन यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में कोशिश करेंगे टाइपिंग की कोई मिस्टेक ना आए, ताकि क्वेश्चन सही आपके सामने फ्रेम हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यूज और एडिटोरियल्स और वोकैब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।